अगर इस देश में इस देश के दुश्मन नहीं होते, लुटेरा लेके बाहर से कोई लश्कर नहीं आता। नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में इस समय एक बड़ी समस्या है कन्वर्जन की, यानी धर्मांतरण की। और ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बड़े स्तर पर किया जाता है। इसमें विदेशों से फंडिंग आती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत के कई राज्यों ने अपने यहाँ धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए हैं। एक कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था। इसको लेकर अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक टिप्पणी की उस पर, और उस बेंच में जस्टिस पारदीवाला थे, जो अपने बयानों और अपने फैसलों के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा करते। ऐसा ही एक कानून बनाया राजस्थान सरकार ने। अब राजस्थान सरकार द्वारा बनाए हुए धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी गई हैं और उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। यानी जो कुछ आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, संसद के या संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसके दायरों में, उसको भी रोकने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ये एक परंपरा चल गई है। ये जो याचिका डाली गई है, ये डाली है जॉन दयाल नाम का एक मिशनरीज का, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है, बहुत बड़ा समाज सेवी कहा जाता है। वास्तव में वो एक बहुत बड़ा मिशनरीज का कन्वर्जन का रैकेट चलाता है। उसमें एक वकील है हुजैफा करके। अब यहाँ तर्क ये दिए जा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जो कानून बनाया है धर्मांतरण को रोकने के लिए, वो सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है। साथ साथ उसमें जो आर्टिकल 25 है उसका भी जिक्र कर दिया गया है, और आर्टिकल 32 के तहत इसमें राहत मांगी गई है। यानी ये कहने की कोशिश की गई है कि जो भी कानून राजस्थान सरकार ने बनाया है वो उचित नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, इसलिए उसको खारिज किया जाए। अब इस कानून की जिन धाराओं पर सवाल उठाया गया है, उनमें से एक धारा है कि जो डेफिनेशन दी गई है सामूहिक धर्मांतरण की, उसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति होने पर उसको सामूहिक मान लिया जाएगा। फिर उन्हें ऑब्जेक्शन इस बात से है कि उस कानून के तहत अगर ये पाया जाता है कि कोई संस्था इस तरीके के अवैध धर्मांतरण में शामिल है, तो फिर उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। उसके अलावा एक उपबंध उसमें यह भी है कि ऐसी जब्त की गई संपत्तियों को ध्वस्त भी किया जा सकता है, और ध्वस्त करने के लिए भी उन्होंने उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जिस पर इन याचिकाकर्ताओं को आपत्ति है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि जो कानून जब बनाए जाते हैं उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है डिटरेंट पैदा करना। यानी कानून का काम केवल सजा देना नहीं होता है, बल्कि अपराध करने वालों के अंदर भय उत्पन्न करना भी होता है। और इसीलिए राजस्थान सरकार ने इस तरीके से सख्त कानून बनाया। इसमें 20 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें 20 साल तक की या उम्र कैद की सजा तक का भी प्रावधान है अगर दोषी पाया जाता है व्यक्ति तो। इसी बात से इन लोगों को आपत्ति है, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा सजा, इतने ज्यादा जुर्माना नहीं होना चाहिए। जबकि सरकार का उद्देश्य ये था कि इस तरीके के जो अपराध हैं, जो सीधे तौर पर समाज और देश को तोड़ने का काम करते हैं, इससे देश के अंदर एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है, जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको खतरा उत्पन्न होता है। विदेशी फंडिंग के द्वारा ये सब किया जाता है, इसलिए इस तरीके का भय उत्पन्न करना लाजमी होता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर दे, क्योंकि ये जो भारत के संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसके खिलाफ है।
अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लालच देकर या फिर किसी दूसरे अन्य तरीके से डरा कर, धमका कर या फिर बरगलाकर उसका जो एक धर्म है उसको बदलने के लिए प्रेरित करता है या मजबूर करता है, तो फिर वो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत कैसे आता है। दूसरी तरफ वो हवाला देते हैं अनुच्छेद 25 का, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी पंथ या मजहब अपनाने की या उसको छोड़ने की छूट है। ठीक है, ये छूट है, अगर वो व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा करता है तो छूट है, लेकिन अगर उसको बरगलाया जा रहा है, उसको लालच दिया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, तो फिर वो छूट कैसे हो सकती है। क्योंकि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों की बात की गई है वहां 3 कंडीशन तो कम से कम लगाई गई हैं। पहली कंडीशन है पब्लिक ऑर्डर, दूसरी कंडीशन है मोरलिटी और तीसरी कंडीशन है हेल्थ। ना तो ये पब्लिक ऑर्डर के अनुरूप है, न ये मोरलिटी के यानी नैतिकता के आधार पर भी आप किसी गरीब व्यक्ति को अगर खाना दे रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं और बदले में उससे कह रहे हैं कि तुम हमारे मजहब में शामिल हो जाओ या हमारे रिलीजन में शामिल हो जाओ, ये मोरलिटी तो नहीं है और ना ही ये पब्लिक ऑर्डर भी है। क्योंकि जब व्यक्ति इस तरीके से कन्वर्ट होता है तो वो अपनी पुरानी परंपराओं को, पुरानी संस्कृति को छोड़ देता है, वो लोगों से कट जाता है, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर देता है और ज्यादातर जो मजहबी और रिलीजियस शिक्षाएं हैं उसमें टॉलरेंस की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आगे चलकर समाज में वैमनस्य पैदा करती हैं। इसी वजह से पहले उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों पर जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर ये कन्वर्जन को रोकने के लिए कानून बनाए गए। उन्हीं में से एक कानून राजस्थान सरकार ने बनाया और राजस्थान सरकार ने बाकी सरकारों से भी ज्यादा सख्त कानून बना दिया, जिसको लेकर जॉन दयाल और हुजैफा जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए उपयुक्त समझ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा तो है इस कानून में जिसके लिए इसकी संवैधानिकता, इसकी वैधानिकता जांचने के लिए सुनवाई करना जरूरी है। यानी अब किसी भी राज्य सरकार को अगर वो समाज में, अपने प्रदेश में कुछ सुधारात्मक काम करना चाहती है, अपराधियों को कंट्रोल करना चाहती है, उनको सजा देना चाहती है, उनको अपराध करने से रोकने के लिए डराना चाहती है, वो भी आसानी से नहीं कर सकती है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में हर कानून को बनाने से पहले अब सुप्रीम कोर्ट जाकर उसका ड्राफ्ट दिखा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय अगर उसे पास कर दें तब उस कानून को बनाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपने कोई कानून ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट भेज भी दिया और वहां पर 2 या 4 जजों ने उसको देखा और उन्होंने ओके कर दिया, हो सकता है बाद में वो ज्यादा जज कहें कि नहीं नहीं ये उस समय ठीक था लेकिन अब हम इसको ज्यादा जज है, हम वेरीफाई दोबारा से करेंगे। या फिर मान लीजिए कि अभी 2 साल पहले 4 जजों ने, 5 जजों ने उसे पास कर दिया और अगला जो सुप्रीम कोर्ट का बैच आया उसे लगा के नहीं नहीं उन्होंने गलती की थी। यानी तो ऐसा लगता है कि कानून बनाने का अधिकार भी अब सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले लेना चाहता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कानून बनाने का जो अधिकार संसद को है, उन्हें लागू करने का जो अधिकार सरकार को है, वो भी हमारी देखरेख में चलना चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, आर्टिकल 50 की बात करता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात करता है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपने अंडर में रखना चाहता है या अपने सुपरविजन में रखना चाहता है। ये किसी भी तरीके से ना तो संवैधानिक है और ना ही नैतिक भी कहा जा सकता है। ऐसा दुनिया के किसी भी अन्य देश में नहीं होता।
केवल ये भारत में होता है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 30-35 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो ये सिस्टम है, जुडिशरी का जो सिस्टम है, उसको सर्वशक्तिमान बना लिया है, जिस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, संसद कुछ नहीं कर सकती। संसद अगर कानून पास भी कर दे, उसको भी 5 जज बैठकर आसानी से खारिज कर देते हैं और ये कह देते हैं कि तुम्हारा कानून असंवैधानिक है। जबकि अगर इतिहास खंगाला जाए तो इस देश के संविधान में सबसे ज्यादा असंवैधानिक परिवर्तन 2 ही लोगों ने किए हैं, या तो कांग्रेस की सरकारों ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तो ऐसा तब कर दिया जब उनके पास इसका अधिकार ही नहीं था। उन्होंने संविधान के दर्जनों जो आर्टिकल्स थे उनके मीनिंग बदल दिए, बहुत सारे शब्दों को रिप्लेस कर दिया गया, और उसका नतीजा ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से निरंकुश हो चुका है। और यह निरंकुशता इसलिए और ज्यादा घातक हो गई है कि विपक्षी पार्टियों के समर्थन में ये जो जुडिशरी का इकोसिस्टम है वो खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। अपराधियों को ये संरक्षण देता हुआ दिखाई देता है। अपराधी अगर नेता है, पैसे वाला है, या फिर उसका वकील सिब्बल सिंघवी दाता टाइप का कोई है, तो फिर आप निश्चित मानकर चलिए कि उसने कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, उसे सजा नहीं हो सकती। जजों को तो पहले ही ये सजा से एकदम अलग कर चुके हैं, अब उन्होंने इसमें वकीलों को भी शामिल कर लिया है। हालिया फैसले में यह कह दिया गया है कि अगर कोई वकील किसी अपराधी के साथ कंसल्टेंसी करता है तो एजेंसियां उसको जानकारी लेने के लिए सम्मन नहीं कर सकती। यानी अगर कोई देशद्रोही के तौर पर पकड़ा जाता है और कोई वकील उससे सलाह मशवरा करता है, उसकी जानकारी लेता है, तब भी एजेंसियां उससे जानकारी नहीं जुटा सकती, क्योंकि ये उनके प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। यानी किसी क्लाइंट की, किसी अपराधी की जो गोपनीयता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ज्यादा महत्व रखती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, देश की जो संस्कृति है, देश का जो सम्मान है, उससे ज्यादा कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज, खासकर सीजेआई और उनके दोस्त, जगह जगह कहते हैं कि हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए बहुत कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन उसी संविधान में किसी भी हालत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी को, समानता के अधिकार को या किसी भी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर नहीं रखा गया है, देश की एकता अखंडता से ऊपर नहीं रखा गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे ये जो वकीलों के लॉर्ड हैं, ये देश की एकता अखंडता, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति सबके ऊपर अपने हिसाब से व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की गरिमा है, स्वतंत्रता जो कुछ भी है, उसको थोप देना चाहते हैं, चाहे उससे देश को ही खतरा क्यों ना पैदा हो जाए। जो ताजा मामला है राजस्थान का कन्वर्जन वाला, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया, क्योंकि राजस्थान में कन्वर्जन का मामला बढ़ता जा रहा था। पंजाब में ये बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। पंजाब में गांव के गांव एकदम कन्वर्ट हो गए हैं। वहां जहां पहले गुरुद्वारे हुआ करते थे, अब वहां पर चर्च नजर आते हैं। तो इस स्थिति को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब उस कानून को खारिज करने की सुनवाई शुरू कर चुका है। ये देश के लिए एक और बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।